ठीक हो जाएगा फिर तुम चमत्कार दिखाने चले आओगे, फिर जब ये माहौल ठीक हो जाएगा फिर तुम बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को पाखंडवाद में फंसाने का प्रयास करोगे। लेकिन आज पूरा देश जान चुका है कि पाखंडियों के कारण ही आज हमारे देश का विज्ञान खत्म हुआ था, पाखंडियों के कारण ही हमारा देश का विज्ञान कमजोर हुआ था। क्योंकि लोग हमारे देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे डॉक्टर हुए हैं कि जिन्होंने गणेश की गर्दन को काट करके हाथी की सूंड फिट कर दी हो। ये बड़े दुख की बात है। जिस देश के प्रधानमंत्री अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हों, जिस देश के मुख्यमंत्री जाकर के 4-4 घंटे आरती उतारते हों, जिस देश के कैबिनेट मंत्री जाकर के ढोक लगाते हों, हमारे देश के गृह रक्षा राज्य मंत्री जी कहते हैं कि रामचरितमानस का पाठ करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या जब से ये जितने भी रामचरित का पाठ कर रहे थे, जितने भी ये लोग राम यानी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जितनी भी महिलाओं ने व्रत रखे थे, क्या अब तक इनके कर्म में या इनके व्रतों में कोई शक्ति थी? नहीं। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं भिक्षु थिरोज्योति, आप सभी का शुभचिंतक और हितैषी। मैं सबसे पहले सभी जितने भी हमारे देश में महामारी जैसी कोरोना बीमारी के कारण अस्वस्थ लोग जो चल रहे हैं, उसमें हमारे भी काफ़ी परिचित उपासकगण हैं। मैं उन सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रथम मंगल कामना करता हूँ, तथागत सम्यक संबुद्ध के पावन आशीर्वाद से और उनके मंगल मैत्री बल से आप सभी लोग स्वस्थ हों और जल्दी से जल्दी आप लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आए दिन वीडियो के माध्यम से हम अपनी मंगल मैत्री आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता हूं बहुजन मीडिया में हमारे राहुल लाइव 85 का, प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल का। बहुजन मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको बहुत सारी जानकारियां पूरे देश को मिल रही हैं, क्योंकि आप सभी भली बात ही जानते हैं कि स्ट्रीम मीडिया तो आपके साथ ही नहीं है। आज कुछ विशेष बात भी मेरे मन में आ रही हैं। अभी पूरे देश में सरकार ने एक ढिंढोरा पीटा था, और ढिंढोरा पीटा ही नहीं था, उन्होंने वो करके भी दिखाया था। निजीकरण, यानी भारत सरकार के जितने विभाग हैं उनको बेच करके सबको निजीकरण में प्राइवेट करना, और हुआ भी और किया भी। क्योंकि लोग तो उधर पहले जो कोरोना का जो माहौल बन रहा था उस टाइम पर हम सब लोग तो अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे, जैसा कि आज भी आप एक दूसरे का साथ और सहयोग कर रहे हैं। उसी बीच में सरकार ने कई सारे डिपार्टमेंट बेच करके उनको प्राइवेटीकरण कर दिया और उनको प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, और जिसके कारण आज हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, रेल विभाग प्राइवेट की बात कर रहे थे, काफ़ी ट्रेनों में भी मारा मारी हो ही रही है, पूरा देश देख रहा है। उल्टे सीधे पैसे वसूल किए जाते हैं, उल्टे सीधे किराया वसूल किया जाता है कि आपके 10,000 के भी टिकट हैं, वो कट करके अगर आपने उसको टिकट को कैंसिल करा दिया तो और 2,000 रुपये भी आ जाएँ तो ये भी बहुत बड़ी गलीमत है। बहुत सारी चीज़ें उसको अगर किसी दिन हम डीपली में जाएंगे तो बता पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनमें तो आप जानते ही हैं, वैसे ही पूरी तरह से सरकार ध्यान दे नहीं रही थी और आज प्राइवेट भी हो गए और प्राइवेटीकरण की तरफ ये लोग लेके जा रहे थे। तो प्राइवेट का हाल ये हो रहा है आज हमारे देश में कि 20-20 लाख रुपए लेने के बावजूद भी लोगों का इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा है। तो पहला सवाल ये उठता है, 20 लाख रुपए आम व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, गांव का व्यक्ति कहाँ से लाएगा? वो पूरी ज़िंदगी 20 लाख रुपए नहीं कमा पाता है। वो पूरी ज़िंदगी ये सोचता रहता है कि 2-3 लाख रुपए मेरी बेटी की शादी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है कि मैं अपना 2 हाथ जगह बना लूँ, और सोचता रहता है अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लूँ। तो यहाँ तक तो सवाल ही नहीं उठता कि 20 लाख रुपए उनके पास इकट्ठे हो जाएं और वो इलाज करा लें। यही हाल एजुकेशन का है। एजुकेशन में अगर कोई गरीब आदमी MBBS कराने की कोशिश करे अपनी बेटी के लिए तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि MBBS कराने के लिए भी कम से कम 80-80 लाख, 70-70 लाख, 50-50 लाख से लेकर के 1-1 करोड़ तक डोनेशन लेकर के लोग MBBS के लिए दाखिला लेते हैं, एडमिशन करवाते हैं। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि आज प्राइवेटीकरण के कारण आज बहुत कुछ हम खो बैठे और खो रहे हैं। हमारा एक ऐसा धर्म है हमारे देश के अंदर कि जो श्रद्धा में ज़्यादा विश्वास रखता है, करने में विश्वास रखता है, जिसको सभी जानते हैं, सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय के कारण हमारे देश में न जाने कितने लाखों लोगों को भोजन मिलता है। हम आभार प्रकट करते हैं उनका, धन्यवाद देते हैं उनको। साधुवाद के पात्र हैं वो सिख भाई हमारे, जो आज बड़े पैमाने पर लंगर लगाते हैं। पहले भी उन्होंने बहुत बड़ा मोर्चा झेला और किसान आंदोलन में भी उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया और दिखा रहे हैं।
वो साधुवाद के पात्र हैं साहब। उनमें एकता और उनका जो धम्म का प्रति समर्पण है वो बाकी भी अद्भुत है, और वो देखने को हर जगह नहीं मिलता है, मिलना चाहिए। और जब उन्होंने ऑक्सीजन देना शुरू किया तो उसमें भी बहुत से लोगों ने ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया, प्राइवेट वालों ने ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया। ये सभी बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान पूरी तरह से लागू हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ की सरकार ने कभी संविधान को तवज्जो दी ही नहीं। संविधान पकड़ा जरूर, संविधान छुआ जरूर, संविधान की शपथ जरूर ली, लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया। आज भी युवा पूरी तरह से रोजगार के लिए भटक ही रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों का रोजगार ठप हो गया और ऐसा माहौल चल रहा है। इस टाइम पे तो रोजगार के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है, इस टाइम पे नौकरी के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सरकार को लगी हुई है कि हम पश्चिम बंगाल कैसे जीतेंगे और पांडिचेरी कैसे जीतेंगे और अपना आसाम कैसे जीतेंगे, यानी कि 5 राज्यों को हम कैसे जीतेंगे और कैसे हम विजय प्राप्त करेंगे। चाहे देश मरे तो मरे, कुछ भी हो तो हो जाए, ये पूरा देश जान चुका है। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं रह गई हैं, क्योंकि एक तरफ जब हमारा देश त्राही त्राही कर रहा है, उस टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री जाकर के पश्चिम बंगाल में रैलियां संबोधित कर रहे हैं, और हमारे देश को, सारे देश को छोड़कर पश्चिम बंगाल में जाकर के अपना डेरा तम्बू डेरा जमा कर सारे सांसद, सारे कैबिनेट मंत्री जाकर के वहाँ पड़ गए। कारण क्या है? अगर तुम्हारे कामों में इतनी सत्यता है, अगर तुम्हारे कामों में इतनी सचमुच सच्चाई है, तो फिर आपको ढिंढोरा पीटने की जरूरत या फिर प्रचार करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। पहले हम ये सुनते थे कि एक एक सांसद 10-10 बार जीतता था, एक एक विधायक 11-11 बार जीतता था। और ये उदाहरण है, हमारे दिल्ली के पूर्व जो स्पीकर रहे थे चौधरी प्रेम सिंह जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे दिल्ली में 11 बार एमएलए बने। कारण क्या है? जिस एमएलए का या जिस प्रधान का या जिस सांसद का काम अच्छा होता है तो उसके नाम पर वोट मिलता है, उसको ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसको, यानी ये भी कहा जा सकता है, बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में आता है ना, तो उन्होंने कभी अपने शासनकाल में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, ना ही कभी उन्होंने कमिश्नरेट लागू किया, ना ही उन्होंने जो है क्या कहते हैं इतना बड़ा मंत्रालय बनाया। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था एकदम बहुत अच्छे और ऊंचे लेवल, हाई लेवल पर अच्छी हो जाती है। क्यों? और उनकी कानून व्यवस्था से बहुत सारी सरकारें अपने राज्यों में भी कानून व्यवस्था लागू करती हैं, और कई मामलों में बहन कुमारी मायावती जी के भी, सरकार के मामले में कई मुख्यमंत्री उनके फैन भी रहे हैं, और कई मुख्यमंत्री उनकी इज्जत मान सम्मान भी इसी के नाते करते हैं। कहने का मतलब है मेरा कि आप कानून व्यवस्था को लीजिए चाहे रोजगार को लीजिए, ये जब अच्छे होते हैं जब हमारी नीयत अपनी अच्छी होगी। जब हमारी नीयत में खोट है, जब हमारी कथनी करनी में अंतर है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा, और फिर आप जबरदस्ती जनता को मोहित करके, प्रभावित करके, लालच देके, उनको पिटवा के, कुटवा के, मरवा के फिर जबरदस्ती अपना नाम उछलवाते हैं। कि आज हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। और कानून व्यवस्था तो छोड़िए, लेकिन लोग जो इस समय स्वास्थ्य के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए, गोली के लिए, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन आज कोई फैसला बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आ रहा है। अभी 25 ने दम तोड़ दिया, उसके ऊपर 2 शब्द भी नहीं आए किसी के। कारण क्या है? यानी एक अडानी, अंबानी और इन परिवारों में जाकर के देखो कि एक कुत्ते को भी छींक आ जाए या उनको भी छींक आ जाए तो वो पूरा परिवार उनकी राजी खुशी पूछने में लग जाता है। एक तरफ 25 लोग हैं, एक तरफ किसान हैं, एक तरफ देश में त्राही त्राही मच गई, एक तरफ लोग यूं ही मर रहे हैं बुरी तरह से, जिनका जाने का दुख हमें बहुत ज़्यादा है। और हम आज उन धर्म के ठेकेदारों से ये पूछना चाहते हैं कि आप दिन रात ढिंढोरा पीटते हो, जब ये माहौल ठीक हो जाएगा फिर तुम भविष्यवाणी बताने चले आओगे, फिर जब ये माहौल ठीक हो जाएगा फिर तुम चमत्कार दिखाने चले आओगे, फिर जब ये माहौल ठीक हो जाएगा फिर तुम बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को पाखंडवाद में फंसाने का प्रयास करोगे। लेकिन आज पूरा देश जान चुका है कि पाखंडियों के कारण ही आज हमारे देश का विज्ञान खत्म हुआ था, पाखंडियों के कारण ही हमारा देश का विज्ञान कमजोर हुआ था। क्योंकि लोग, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे डॉक्टर हुए हैं कि जिन्होंने गणेश की गर्दन को काट करके हाथी की सूंड फिट कर दी हो। ये बड़े दुख की बात है।
जिस देश के प्रधानमंत्री अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हों, जिस देश के मुख्यमंत्री जाकर के 4-4 घंटे आरती उतारते हों, जिस देश के कैबिनेट मंत्री जाकर के ढोक लगाते हों, हमारे देश के गृह रक्षा राज्य मंत्री जी कहते हैं कि रामचरितमानस का पाठ करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या जब से ये जितने भी रामचरित का पाठ कर रहे थे, जितने भी ये लोग राम यानी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जितनी भी महिलाओं ने व्रत रखे थे, क्या अब तक इनके कर्म में या इनके व्रतों में कोई शक्ति थी नहीं? इसका मतलब किसी की श्रद्धा रही नहीं। कहने का मेरा मतलब कि आज हमारे देश को आवश्यकता है पाखंडवाद से मुक्त होने की, हमारे देश को आवश्यकता है अंधश्रद्धा को ठुकराने की, हमारे देश को आवश्यकता है विज्ञान में विश्वास करने की, हमारे देश को आवश्यकता है इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, और हमारे देश का व्यक्ति जितना उच्च शिक्षा प्राप्त करके आएगा वो हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारे देश में विज्ञान की पूजा होगी, हमारा देश विज्ञान को जानेगा, और विज्ञान को जानेगा वही सही मायने में व्यक्ति अपने जीवन को और हमारे समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने में कामयाब होगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।